नमस्कार और स्वागत है। आज हम 8 सितंबर 2025 की जो ताज़ा वैश्विक व्यापार और आर्थिक खबरें हैं उनकी गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास ये दस्तावेज है ग्लोबल बिजनेस न्यूज़ सितंबर 8, 2025 और हमारा मकसद है, जैसा हमेशा होता है, कि इसमें से जो सबसे ज़रूरी बातें हैं, जो छुपी हुई कड़ियाँ हैं, उनको निकालकर सामने लाएं। बिल्कुल, कोशिश यही रहेगी। तो आज हम देखेंगे कि कैसे फ्रांस और जापान में जो राजनीतिक माहौल है उसका असर दुनिया भर के बाजारों पर पड़ रहा है। सोना क्यों भाई अचानक $3600 प्रति औंस के भी पार निकल गया, और कॉर्पोरेट दुनिया में क्या चल रहा है, कौन सी बड़ी रणनीतिक चालें। इसमें भारत से जुड़ी भी कुछ दिलचस्प खबरें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसे खोलना। हाँ, करते हैं। पहले बात करते हैं दुनिया की राजनीति और बाजार की नब्ज की। तो फ्रांस में खबर है कि बेरू सरकार विश्वास मत का सामना कर रही है, और उधर जापान में भी प्रधानमंत्री इशिबा ने इस्तीफा दे दिया है। ये तो बड़ी उथल-पुथल है। हाँ, काफी बड़ी, और इसका सीधा असर बाजारों पर दिख भी रहा है, लेकिन थोड़ा अजीब तरीके से। अजीब तरीके से मतलब ये कि देखिए, राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ी तो जापानी येन तो कमजोर हुआ है, ये तो अपेक्षित था। लेकिन उसी समय जापान का मुख्य शेयर बाजार इंडेक्स निक्की वो रिकॉर्ड ऊंचाई के पास ट्रेड कर रहा है। ये तो सच में अजीब है। आमतौर पर तो राजनीतिक अस्थिरता होती है तो शेयर बाजार भी नीचे आता है, येन का कमजोर होना समझ आता है, पर निक्की का मजबूत होना, इसका क्या मतलब निकालें? हाँ, ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। इसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि कमजोर येन से जापानीज एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है ना। हाँ, उनका सामान विदेशों में सस्ता हो जाता है। बिल्कुल। और निक्की में कई बड़ी एक्सपोर्टर कंपनियां हैं, तो शायद ये एक फैक्टर है। दूसरा हो सकता है निवेशक जो हैं वो घरेलू राजनीति से ज्यादा वैश्विक आर्थिक संकेतों पर ध्यान दे रहे हों, या फिर भविष्य की कुछ और उम्मीदें हों। तो ये दिखाता है कि कैसे राजनीतिक खबरों का असर मतलब मुद्रा और शेयर बाजार पर हमेशा एक जैसा नहीं होता, कभी-कभी अलग-अलग भी हो सकता है। ये दिलचस्प पॉइंट है। अच्छा, जापान और फ्रांस से हटकर अगर हम अमेरिका की तरफ देखें, वहाँ रोजगार के आंकड़े कुछ नरम आए हैं, सुनने में आया। जी हाँ, थोड़ी नरम है, और इससे ये उम्मीदें बढ़ गई हैं कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व शायद जल्द ही ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। कटौती कितनी? बात चल रही है शायद 25 से 50 बेसिस पॉइंट्स की, मतलब 0.25% से 0.50% तक। जब अर्थव्यवस्था थोड़ी धीमी होती दिखती है तो सेंट्रल बैंक अक्सर ऐसा करते हैं, ब्याज दरें घटाकर उसे सहारा देने की कोशिश करते हैं। और फेड का ये फैसला ब्याज दरें घटाने या बढ़ाने का, ये सिर्फ अमेरिका तक तो सीमित नहीं रहता है ना, इसका असर तो पूरी दुनिया पर पड़ता है। निश्चित रूप से, बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में फिट करें तो फेड की ये संभावित कटौती सिर्फ अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए ही अहम नहीं है। ये तो वैश्विक पूंजी प्रवाह यानी ग्लोबल कैपिटल फ्लोज और निवेश के फैसलों को भी बहुत गहराई से प्रभावित करती है। कैसे? देखिए, जब अमेरिका में ब्याज दरें कम होती हैं तो निवेशक क्या करते हैं? वो बेहतर रिटर्न की तलाश में दुनिया भर में पैसा लगाते हैं, जिसमें उभरते बाजार भी शामिल हैं। और साथ ही जब ये उम्मीद बनती है कि मौद्रिक नीति नरम होगी तो अक्सर जोखिम वाली संपत्तियों जैसे शेयरों के लिए ये अच्छा माना जाता है, क्योंकि लोन सस्ता हो जाता है जो आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा दे सकता है। ओके, तो ये हुई वैश्विक मैक्रो तस्वीर। अब अगर हम कमोडिटीज पर आएं, मतलब कच्चे माल और सुरक्षित निवेश के जो विकल्प हैं, तो यहाँ सोना चमक रहा है $3600 प्रति औंस के पार। ये तो काफी बड़ी छलांग है। इसके पीछे क्या कारण है? सिर्फ ये राजनीतिक अस्थिरता या कुछ और भी? सोने में ये जो तेजी है ये कई वजहों का मिला जुला असर है। जैसा आपने कहा, पहला तो वही क्लासिक सेफ हेवन वाला मामला है, सुरक्षित आश्रय। हाँ, जब भी भू राजनीतिक तनाव बढ़ता है, जैसे फ्रांस जापान की स्थिति है, या फिर आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती है, जैसे अमेरिका में मंदी की थोड़ी आशंका, तो निवेशक क्या करते हैं? वो सोने जैसी सुरक्षित मानी जाने वाली संपत्ति की तरफ भागते हैं। और जो फेड की दर कटौती की उम्मीद है, उसका भी इसमें हाथ है? बिल्कुल बिल्कुल। फेड के दरें घटाने की उम्मीद से अमेरिकी डॉलर कमजोर हो सकता है, और जब डॉलर कमजोर होता है तो सोना उन निवेशकों के लिए सस्ता हो जाता है जो दूसरी करेंसीज में डील करते हैं। अच्छा, तो इससे सोने की मांग बढ़ जाती है। तो यहाँ डबल असर हो रहा है, एक तो अनिश्चितता से बचाव और दूसरा डॉलर की संभावित कमजोरी। दोनों सोने को ऊपर धकेल रहे हैं, और $3600 का लेवल अपने आप में एक मनोवैज्ञानिक स्तर भी है। इसे पार करने से कई बार और खरीदारी आती है। समझ गया।
सोने के साथ साथ तेल की कीमतें भी ऊपर जा रही हैं। यहाँ क्या चल रहा है? क्या यहाँ भी वही अनिश्चितता वाला खेल है? तेल में दो मुख्य बातें काम कर रही हैं। एक तो ओपेक प्लस देश जो हैं, मतलब बड़े तेल उत्पादक देश और उनके सहयोगी, जी वो उत्पादन पर अनुशासन बनाए हुए हैं। हाँ, वो सप्लाई कम रख रहे हैं। जी, जानबूझकर आपूर्ति सीमित रखी जा रही है ताकि कीमतें ऊंची रहें। और दूसरा कारण है मौजूदा जियोपॉलिटिकल रिस्क्स। हाँ। दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर तनाव बढ़ता है तो डर रहता है कि कहीं तेल की सप्लाई बाधित न हो जाए, और ये चिंता ही कीमतों को बढ़ा देती है। इसे आप एक तरह का रिस्क प्रीमियम कह सकते हैं जो तेल की कीमतों में जुड़ गया है। तो मतलब एक तरफ सप्लाई कंट्रोल और दूसरी तरफ सप्लाई में रुकावट का डर, दोनों मिलकर तेल को महंगा कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अब कॉर्पोरेट जगत की कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। फोक्सवैगन के सीईओ का एक बयान आया है। वो कह रहे हैं कि अमेरिकी टैरिफ की वजह से उन्हें अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है और वो अब सरकार से राहत के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। हाँ, ये बयान दिखाता है कि वैश्विक व्यापार में जो तनाव चल रहा है उसका असर कितना बड़ा है। कैसे एक देश की टैरिफ नीतियां दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों की लागत और मुनाफे पर सीधा असर डाल सकती हैं। और फिर कंपनियां क्या करती हैं? वो प्रतिक्रिया देती हैं, जैसे फॉक्सवैगन दे रही है। कभी उत्पादन कहीं और ले जाती हैं, कभी कीमतें बढ़ा देती हैं, और कभी, जैसा यहाँ दिख रहा है, सरकारों पर पॉलिसी बदलने के लिए दबाव बनाती है, मतलब लॉबिंग करती हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन कितनी जटिल है और राजनीतिक फैसलों पर कितनी निर्भर है, ये भी साफ दिखता है इससे। यानी कंपनियां सिर्फ बाजार में ही नहीं, सरकारी गलियारों में भी मुकाबला कर रही हैं। इसी तरह की एक और खबर है, ब्रिटिश टेलीकॉम कंपनी बीटी अपनी एक यूनिट रेडियंस बिजनेस को बेच रही है, टीएनएस नाम की कंपनी को। ये किस तरह का कदम है? ये एक क्लासिक केस है स्ट्रेटेजिक रीस्ट्रक्चरिंग का, मतलब रणनीतिक पुनर्गठन। बड़ी कंपनियां अक्सर ऐसा करती हैं। अच्छा। हाँ, वो अपने मुख्य व्यवसाय यानी कोर बिजनेस पर ज्यादा फोकस करने के लिए उन हिस्सों को बेच देती हैं जो उनके मुख्य रणनीति से मेल नहीं खाते या जिन्हें चलाने में वो उतनी कुशल नहीं है। रेडियंस क्या करती है? वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को नेटवर्क सेवाएं देती है। तो हो सकता है बीटी अब सिर्फ अपने टेलीकॉम और ब्रॉडबैंड कारोबार पर ही पूरा ध्यान लगाना चाहती हो। और खरीदने वाली कंपनी के लिए? हाँ, खरीदने वाली कंपनी यानी टीएनएस, उसके लिए ये अधिग्रहण अपने मौजूदा कारोबार को बढ़ाने या शायद किसी नए बाजार में उतरने का एक अच्छा मौका हो सकता है। इसे सिनर्जी की तलाश भी कहते हैं। समझ गया। अब आते हैं एमएनए यानी विलय और अधिग्रहण, आईपीओ और निवेश की दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों पर। एक बड़ी फाइनेंशियल कंपनी है पीएनसी फाइनेंशियल। उसने फर्स्ट बैंक होल्डिंग को खरीद लिया है $4.1 बिलियन में। बैंकिंग सेक्टर में ये तो काफी बड़ा सौदा लगता है। हाँ, ये निश्चित रूप से बैंकिंग सेक्टर में कंसोलिडेशन की तरफ इशारा कर रहा है। कंसोलिडेशन मतलब छोटी कंपनियों का बड़ी कंपनियों में मिलना या उनका अधिग्रहण होना। बड़ी बैंकें अक्सर ऐसा करती हैं अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए, या नए इलाकों में पहुंच बनाने के लिए, या फिर नई टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए। वो छोटी बैंकों या फाइनेंशियल संस्थाओं को खरीद लेती हैं। हालांकि इतने बड़े सौदों पर रेगुलेटर्स की भी नजर रहती है ताकि बाजार में कंपटीशन बना रहे। और ये देखिए यार, ये तो कमाल की खबर है। इकोस्टार ने $17 बिलियन की भारी रकम में अपने स्पेक्ट्रम लाइसेंस स्पेसएक्स को बेच दिए हैं। और इस खबर से इकोस्टार का शेयर 20% उछल गया। हाँ, ये सौदा वाकई बहुत अहम है। ये दिखाता है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन और इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए स्पेक्ट्रम लाइसेंस, मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करने का सरकारी अधिकार कितने बेशकीमती हो गए आज के समय में। स्पेसएक्स क्यों खरीद रहा है ये स्टारलिंक के लिए? बिल्कुल, स्पेसएक्स अपने स्टारलिंक प्रोजेक्ट के जरिए दुनिया भर में सैटेलाइट से इंटरनेट पहुंचाना चाहता है। ये स्पेक्ट्रम खरीदने से उनकी क्षमता और बढ़ेगी, शायद बेहतर स्पीड दे पाएं या ज्यादा कवरेज। और इकोस्टार के शेयर में इतना बड़ा उछाल, ये दिखाता है कि निवेशक इस डील को इकोस्टार के लिए कितना फायदेमंद मान रहे हैं। शायद उन्हें उम्मीद से ज्यादा कीमत मिली है। वाह, 17 बिलियन। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ी डील प्राइवेट इक्विटी की दिग्गज कंपनी है केकेआर। उसने पीआरएस रीट के लिए 631.6 मिलियन पाउंड की बोली लगाई है। ये रीट क्या होता है? रियल एस्टेट से जुड़ा है? हाँ, रीट का मतलब होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये ऐसी कंपनियां होती हैं जो प्रॉपर्टी में निवेश करती हैं और उनसे जो आय होती है, जैसे किराया, उसे निवेशकों में बांटती हैं। तो केकेआर का पीआरएस रीट के लिए बोली लगाना ये दिखाता है कि बड़े निवेशक अभी भी रियल एस्टेट में दिलचस्पी ले रहे हैं।
खासकर किराए पर दी जाने वाली रिहायशी प्रॉपर्टी में, जो पीआरएस रीट का मुख्य काम है। ओके। और एक और खबर है कि इवेंट टिकटिंग कंपनी स्टबहब वो आईपीओ लाने का सोच रही है $9.2 बिलियन के वैल्यूएशन पर। 9.2 बिलियन स्टबहब के लिए ये तो काफी बड़ा वैल्यूएशन है। हाँ, मुझे भी यही लगा। ये दिखाता है कि स्टॉक मार्केट जो है वो इवेंट टिकटिंग जैसे बिजनेस में कितनी ग्रोथ पोटेंशियल देख रहा है, खासकर महामारी के बाद जब लाइव इवेंट्स, कॉन्सर्ट्स, स्पोर्ट्स गेम्स वगैरह वापस शुरू हुए हैं। तो निवेशक शायद भविष्य में इस सेक्टर में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं और आईपीओ से स्टबहब को पैसा मिलेगा विस्तार के लिए या शायद कर्ज चुकाने के लिए। चलिए अब दुनिया से घूमकर भारत पर फोकस करते हैं। भारत की एक बड़ी आईटी कंपनी है HCL टेक। उन्होंने अमिताभ कांत को अपने बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया है। अमिताभ कांत जो भारत के G20 शेरपा रह चुके हैं, नीति आयोग के CEO भी थे। ये नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण है? ये एक बहुत ही कह सकते हैं रणनीतिक नियुक्ति है। देखिए, किसी बड़ी टेक कंपनी के बोर्ड में अमिताभ कांत जैसे अनुभवी व्यक्ति का आना, जिनकी वैश्विक नीति, डिप्लोमेसी और व्यापार पर इतनी गहरी पकड़ है, ये कंपनी के लिए कई तरह से फायदेमंद हो सकता है। जैसे कि उनका अनुभव HCL टेक को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की जो जटिलताएं हैं, उन्हें समझने में मदद कर सकता है। अलग-अलग देशों की सरकारों और ग्लोबल क्लाइंट्स के साथ रिश्ते बनाने में मदद कर सकता है और दुनिया भर में जो जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप बदल रहा है, उसके बीच अपनी रणनीति तय करने में भी मदद मिल सकती है। तो ये HCL टेक की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को ही दिखाता है। सही है। भारतीय बाजारों की बात करें तो इक्विटी बाजार निफ्टी 50 और सेंसेक्स वो मजबूती के साथ खुले हैं और भारत में सोने की मांग भी बढ़ी है, जिस पर एनालिस्ट कह रहे हैं खरीदें या होल्ड करें। क्या ये सिर्फ ग्लोबल ट्रेंड्स का असर है? कुछ हद तक तो है, हाँ। भारतीय बाजारों की मजबूती शायद वैश्विक संकेतों से प्रभावित हो, जैसे फेड की नरमी की उम्मीदें, लेकिन इसमें लोकल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे घरेलू अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है, कंपनियों के नतीजे कैसे आ रहे हैं और निवेशकों का अपना भरोसा। और सोने की बढ़ती मांग भी वो ग्लोबल सेफ हेवन ट्रेंड से तो मेल खाती है, लेकिन भारत में सोने का अपना एक सांस्कृतिक महत्व भी है ना? हाँ, बिल्कुल। त्योहारों के मौसम में या जब महंगाई की चिंता बढ़ती है, तब भी इसकी मांग बढ़ जाती है। तो एनालिस्ट्स की सलाह मौजूदा पॉजिटिव माहौल और सोने के प्रति रुझान दोनों को दर्शाती है। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजी की दुनिया में चलते हैं। रेवोलूट नाम की एक फिनटेक कंपनी है। उनकी ग्लोबल लोकल स्केलिंग रणनीति का जिक्र है। ये ग्लोबल लोकल क्या चीज़ है? ये एक दिलचस्प स्ट्रैटेजी है। ये दिखाती है कि रेवोलूट जैसी फिनटेक कंपनियां कैसे दुनिया भर में फैलने की कोशिश कर रही हैं। ग्लोबल लोकल का मतलब है कि वो एक स्टैंडर्ड ग्लोबल प्रोडक्ट या प्लेटफॉर्म तो बनाते हैं, लेकिन उसे हर लोकल मार्केट की ज़रूरत के हिसाब से, वहाँ के ग्राहकों के व्यवहार के हिसाब से और सबसे ज़रूरी वहाँ के नियमों यानी रेगुलेशंस के हिसाब से ढालते भी हैं। सिर्फ एक ही चीज़ हर जगह बेचने के बजाय वो हर देश के लिए अपने ऐप या सेवाओं में ज़रूरी बदलाव करते हैं। सफल इंटरनेशनल एक्सपेंशन के लिए ये कस्टमाइजेशन बहुत ज़रूरी है, खासकर फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे रेगुलेटेड सेक्टर में। यानी एक ही साथ ग्लोबल पहुंच और लोकल समझ। अच्छा, इसी संदर्भ में एक VSF फ्रेमवर्क का भी उल्लेख है। विजन, स्ट्रैटेजी, एक्शन। ये योजना बनाने में मदद करता है। हाँ, VSA जैसे फ्रेमवर्क विजन यानी दूरदृष्टि, स्ट्रैटेजी रणनीति और एक्शन कार्रवाई, ये कंपनियों को मदद करते हैं कि वो पहले एक साफ लंबा लक्ष्य तय करें, फिर उस लक्ष्य तक पहुंचने का एक ठोस रास्ता बनाएं और फिर उस रणनीति को लागू करने के लिए रोजमर्रा के स्तर पर क्या कदम उठाने हैं ये तय करें। इससे ये पक्का होता है कि कंपनी के सारे प्रयास एक ही दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, और एक और बात थी, AI संचालित ERP सिस्टम पुराने सिस्टम्स को चुनौती दे रहे हैं। ERP मतलब वो सिस्टम जो कंपनी का सारा कामकाज मैनेज करते हैं। बिल्कुल। ERP यानी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग और AI पावर्ड ERP सिस्टम का आना ये दिखा रहा है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब ट्रेडिशनल बिजनेस सॉफ्टवेयर को बदल रहा है। ये नए सिस्टम न सिर्फ रोजमर्रा के काम ऑटोमेट कर सकते हैं, बल्कि डेटा का विश्लेषण करके बेहतर और तेज फैसले लेने में भी मदद करते हैं। तो पुराने सिस्टम्स का क्या होगा? जैसे IBM का जिक्र था। हाँ, ऐसे IBM जैसे जो पुराने बहुत भरोसेमंद लेकिन शायद थोड़े कम लचीले सिस्टम है, उन पर दबाव बढ़ रहा है।
कंपनियों को अब सोचना पड़ रहा है कि क्या वो इन पुराने सिस्टम्स को आधुनिक एआई क्षमताओं के साथ इंटीग्रेट करें या फिर उन्हें पूरी तरह से नए सिस्टम से बदल दें ताकि वो बाजार में पीछे ना रह जाएं। तकनीक तो वाकई बहुत तेजी से बदल रही है। और अंत में एक और तकनीकी खबर, होंडा वो 24 सितंबर 2025 को अपना यूनिवन नाम का हैंड्स फ्री मोबिलिटी डिवाइस लॉन्च करने वाली है। ये क्या चीज हो सकती है? ये पर्सनल मोबिलिटी के क्षेत्र में जो लगातार इनोवेशन हो रहा है उसका एक और उदाहरण है। यूनिवन सुनने में ऐसा लगता है कि ये कोई ऐसा डिवाइस होगा जिस पर बैठकर आप बिना हाथों का इस्तेमाल किए चल फिर सकेंगे। बिना हाथों के? कैसे? शायद शरीर के संतुलन या झुकाव से इसे कंट्रोल किया जा सकेगा। होंडा जैसी कंपनियां अब सिर्फ कारें ही नहीं बना रही, बल्कि वो लोगों के कम दूरी तक आने जाने और अपने आसपास की दुनिया से इंटरैक्ट करने के नए नए तरीके खोज रही हैं। ऐसे डिवाइस न केवल आम लोगों के लिए सुविधाजनक हो सकते हैं, बल्कि वो बुजुर्गों के लिए, विकलांगों के लिए या फिर खास तरह के काम करने वाले लोगों जैसे फैक्ट्री या गोदाम में काम करने वालों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं। दिलचस्प है। तो आज हमने काफी कुछ कवर कर लिया। वैश्विक राजनीति का बाजारों पर असर, सोना तेल की बढ़ती कीमतें, कॉर्पोरेट जगत में बड़े सौदे और रणनीतिक बदलाव, भारत में मजबूत बाजार और प्रमुख नियुक्तियां, और फिर तकनीक की दुनिया में फिनटेक से लेकर एआई और पर्सनल मोबिलिटी तक। इस सब का निचोड़ क्या निकाले? बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम इन सभी अलग अलग खबरों को एक साथ जोड़कर देखें तो एक ऐसी वैश्विक अर्थव्यवस्था की तस्वीर उभरती है जो कई तरह की अनिश्चितताओं से जूझ रही है, राजनीतिक भी, आर्थिक भी। फ्रांस, जापान, अमेरिका से लेकर व्यापार तनाव तक जोखिम हर जगह दिख रहे हैं और इसका असर हम सोने जैसी सुरक्षित संपत्तियों की मांग में देख रहे हैं। लेकिन साथ ही मौके भी हैं। हाँ, बिल्कुल। इसी अनिश्चितता के बीच विकास के, विलय के और तकनीकी प्रगति के अवसर भी तलाशे जा रहे हैं। कंपनियां रणनीतिक रूप से अपनी स्थिति मजबूत कर रही हैं, चाहे वो बीटी का पुनर्गठन हो, पीएनसी का अधिग्रहण हो या स्पेसएक्स की वो बड़ी स्पेक्ट्रम खरीद हो। भारत जैसे बाजार लचीलापन दिखा रहे हैं और तकनीक लगातार नए समाधान पेश कर रही है, चाहे वो फिनटेक की ग्लोबल लोकल रणनीति हो, एआई ईआरपी का बढ़ता प्रभाव हो या फिर होंडा जैसे मोबिलिटी डिवाइस हो। तो संक्षेप में कहें तो ये बदलाव और अनुकूलन का दौर है। बदलाव और अनुकूलन, ये वाकई आज की चर्चा का सार है। अच्छा, चलते चलते सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने आज कई तकनीकी नवाचारों की बात की, एआई, एआरपी, सैटेलाइट स्पेक्ट्रम, हैंड्स फ्री मोबिलिटी और रणनीतिक बदलावों की भी, ग्लोबल लोकल, एमएनए। जो इन स्रोतों में सीधे तौर पर नहीं कहा गया, उसे ध्यान में रखते हुए आपको क्या लगता है, अगले कुछ महीनों में वैश्विक व्यापार परिदृश्य में सबसे बड़ा अप्रत्याशित मोड़ या सरप्राइज क्या हो सकता है, जिसकी आहट शायद इन खबरों के बीच कहीं दबी हुई महसूस हो रही है? इस पे विचार कीजिएगा।